पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं। तो उसी क्रम में आज हम विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिएगा, संविधान का भाग 5 अध्याय 2 थोड़ा बड़ा है ना, और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो आज हम पूरे विधेयक के बारे में जान लेते हैं कि विधेयक होता क्या है, किसको कहा जाता है, ये सब चीजें, गैर विधेयक, गैर सरकारी विधेयक किसको कहते हैं, ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना है। देखिएगा, कोई भी विषय, बल्कि ध्यान से समझना है और लिखना भी है। कोई भी विषय, यानी कि आप एग्जाम्पल ले लें कि शिक्षा एक में कोई भी प्रावधान करना चाहता है सरकार, तो अब होगा क्या कि एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जाएगा। एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि शिक्षा के विषय में कुछ कानून बनाने चाहती है सरकार, है ना। तो इसीलिए क्या कर देगी, इसीलिए वह एक लिखित दस्तावेज तैयार करेगी। जब वह लिखित दस्तावेज तैयार हो जाता है तो वह कहाँ जाता है, कैबिनेट में जाता है। कहाँ पर जाता है, कैबिनेट। बिल्कुल ध्यान से समझना है। और कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो कैबिनेट में जब वह लिखित दस्तावेज पास हो जाता है, आप बात समझ में आ रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। वास्तव में जब वह लिखित रूप में आ गया है तब वही वह बिल कहला रहा है, अर्थात विधेयक कहला रहा है। जब वह कैबिनेट में पास हो जाता है तो वह कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है। और लोकसभा में जाने के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। यानी कि लोकसभा में पास हो चुका है, अध्यक्ष ने प्रमाणित कर दिया है, उसको आगे राज्यसभा में भेज दिया है। तो राज्यसभा में जैसे ही वह पहुंचता है, उसके बाद वहां पर भी पास हो जाता है, तो वह कहाँ जाता है, वह राष्ट्रपति के पास जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि संसद के संवैधानिक अंग कितने होते हैं, विधिक अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों एक अभिन्न अंग होता है संसद का, क्योंकि जो भी विधेयक है, अब जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह कानून अर्थात एक्ट नहीं बन पाएगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही, यानी कि अधिनियम नहीं बन पाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो आप हेडिंग बनाइएगा सबसे पहले धन विधेयक के बारे में, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा धन विधेयक। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 110 में वर्णित है। यानी कि इसी में ही इसकी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, परिभाषा। अब परिभाषा दी गई है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वास्तव में अनुच्छेद 110 में ही क्या किया गया है, जो भी धन विधेयक के विषय हैं, यानी कि किनको आप किसमें रखना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। धन विधेयक के लिए अलग विषयों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110 में ही किया गया है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें विषय से संबंधित कुछ प्रावधान है। तो पहला प्रावधान क्या आता है उसको लिखिएगा आप, कि किसी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी कर, यानी कि टैक्स की बात हो रही है, इसको अंडरलाइन करिएगा, का अधिरोपण कोमा उत्पादन कोमा परिहार कोमा, ठीक है, परिवर्तन या फिर विनियमन किया जा सकता है, ये विषय है। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्ट इसमें क्या आता है कि भारत की जो संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि या आस्मिकता निधि की, जो आप बोलेंगे उसको अंडरलाइन करेगा, आधारित, है ना, ऐसे करके लिखेगा, आस्मिकता निधि की अभिरक्षा कोमा, ऐसा या ऐसी करिएगा, ऐसी कोई
निधि में बिल्कुल ध्यान समझना है, धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? यानी कि भारत की संचित निधि ये प्रावधान है, ये विषय दिए गए हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे कथन निष्कर्ष में। यानी कि विषय संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं किसके, धन विधेयक के, वे क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन व व्यय नियमन कर सकते हैं। तीसरा फैक्ट लिखिएगा। तीसरा फैक्ट है आपका कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये भी हो सकता है, वह धन विधेयक कहलाएगा। तीसरा, चौथा पॉइंट लिखिएगा, किसी व्यय की भारत की संचित निधि पर, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये पूछा जाता है, भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की रकम को बांटना। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो वह भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। पांचवा लिखिएगा कि भारत की संचित निधि या भारत के, जो आप बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, लोक लेखा, यानी कि लोक लेखा में जो कार्य होता है, लेखा बनता है, के मद में, लोक लेखा के मद में, यहां पर लिखिएगा धन प्राप्त करना या ऐसी धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन या संघ या फिर राज्यों के लेखों की संपरीक्षा है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यय पर भारत की संचित निधि की क्या भाई, भारित व्यय की घोषित करना, वह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। ऐसी किसी व्यय की रकम को क्या करना, बढ़ाना, वह भी धन विधेयक के लिए ही आएगा। और जो संचित निधि या भारत के लोक लेखा, यानी कि जो भी लेखा कार्य हो रहा है संघ का, है ना, उसमें धन प्राप्त करना, जो उसमें खर्चा आ रहा है कागज बनाने में, या फिर ऐसा धन की अभिरक्षा करना, या फिर उसका निर्गमन करना, या फिर संघ या राज्यों के लेखों में, यानी कि जो कागज बन रहे हैं उनकी संपरीक्षा करना। ये सब क्या है, ये वास्तव में धन विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। एक और पॉइंट रह गया है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, छठा पॉइंट है कि भारत, बिल्कुल ध्यान समझना है, भारत सरकार है ना द्वारा धन विधेयक, या ऐसे करिएगा धन उधार, इसको अंडरलाइन करिएगा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या, ध्यान समझना है, कोई, इसको भी अंडरलाइन करना है, कोई प्रतिभूति देने का, विनियमन, है ना, या अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी मिल सकता है, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने
ऊपर अपने ऊपर ली गई या फिर ली जाने वाली इन्हीं वित्तीय बाध्यताओं, इसको अंडरलाइन करना है, इन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि यानी कि कानून, ठीक है, विधि का संशोधन भी किसमें किया जाता है? धन विधेयक में ही किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये आपको निष्कर्ष के रूप में मिलेंगे पॉइंट, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि धन विधेयक के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किन विषयों पर प्रावधान किए गए हैं। तो ये 6 विषय आपको कभी भी नहीं भूलने हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक में ही लिखना है अभी कि अनुच्छेद 109 में राज्य, ठीक है, अनुच्छेद 109 में लिखिएगा, अनुच्छेद 109 धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, यानी कि यह प्रावधान किसके तहत है? अनुच्छेद 109 के तहत है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 109 में धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही? राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। किसमें पेश किया जाता है? कोमा लगा के लिखिएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है। केवल किसमें? लोकसभा में पेश किया जाता है। कोमा लगा के लिखिएगा कि लोकसभा में पेश किए जाने से पहले क्या होगा? राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और समझिएगा आप इसमें बिल्कुल ध्यान से, कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक तो हो गई है, लेकिन अगली लाइन से आप लिखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र, इसको अंडरलाइन करिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि राज्यसभा में भेजने पर, जब धन विधेयक क्या हो गया है? लोकसभा में आ गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में जैसे कोई विधेयक लोकसभा में पहुंचता है, तो जब लोकसभा में वह विधेयक पहुंचा, तो पहुंचने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में यह विधेयक एक धन विधेयक है। पॉइंट क्लियर है? लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में ये क्या है? ये विधेयक जो आया है ये वास्तव में एक धन विधेयक है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि प्रमाण करके ही वह कहां पर पहुंचेगा? राज्यसभा में पहुंचता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा, अब आप इसमें देखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा कि जो राज्यसभा के अधिकार सीमित है, यानी कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के अधिकार क्या है? सीमित है। क्यों? समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 14 दिन के अंदर लौटाना होता है।
14 दिन के अंदर राज्यसभा को क्या होता है, लौटाना होता है। अगर नहीं लौटा रहे हैं तो यह समझा जाएगा कि वास्तव में यह धन विधेयक उन्होंने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहां पर ये डेट याद रखिएगा, 14 दिन के अंदर लौटाना होता है, ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में, चलेगा। अब अगली लाइन से हेडिंग बना लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। अगली लाइन से हेडिंग बनाइएगा वित्तीय विधेयक, हेडिंग बनाइएगा वित्तीय विधेयक। तो वित्तीय विधेयक की बात कर लेते हैं। तो वित्तीय विधेयक किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 117 के तहत वर्णित है। क्या है, अनुच्छेद 117 के तहत क्या है, वर्णित है। अब इसमें पहला ही पॉइंट आप जो लिखेंगे वह यह लिखना है कि सामान्य बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में ऐसे विधेयक जो धन से संबंधित हो, धन से क्या हो, संबंधित हो, होते हैं, उन्हें धन विधेयक, उन्हें धन विधेयक कहते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि सामान्य बोलचाल में ऐसे विधेयक जो धन से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही धन विधेयक कहा जाता है। लेकिन अभी वित्तीय विधेयक और धन विधेयक में आपको अंतर समझना होगा। ठीक है, आइएगा अगली लाइन से लिखिएगा। अगला फैक्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन विधेयक धन विधेयक से संबंधित विषय के साथ साथ, इसको अंडरलाइन करना है भाई, धन विधेयक से संबंधित विषय के साथ साथ, इसको अंडरलाइन करना है, कुछ अन्य विषय से संबंधित उपबंध भी जुड़े होते हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जिन, बिल्कुल ध्यान से समझना है, जिन विधेयक, यानी कि ऐसे करके लिखिएगा, जो विधेयक धन विधेयक से संबंधित विषयों के साथ साथ कुछ अन्य, इसको अंडरलाइन करना है, कुछ अन्य विषय संबंधित उपबंध से भी जुड़े होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम वित्तीय विधेयक कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम वित्तीय विधेयक कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हम सपोज दैट बात करें, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, हम शिक्षा की बात करें या फिर लौह अयस्क की बात करें, किसकी, लौह अयस्क की बात करें, तो अब इनके ऊपर जो टैक्स लगेगा, यानी कि कर लगाना है, तो ये वास्तव में किसमें आ जाएगा, ये वास्तव में वित्तीय विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि धन की तो बात हो रही है, लेकिन कुछ विषय क्या है, कुछ उपबंध क्या दे दिए, टैक्सेशन के दे दिए, करारोपण के दे दिए। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतर, मेन डिफरेंस यही है कि धन विधेयक में तो धन से संबंधित विधेयक जो होंगे वह धन विधेयक कहलाएंगे, लेकिन वित्तीय विधेयक क्या होगा, वित्तीय विधेयक धन विधेयक के साथ साथ कुछ अन्य विषय के उपबंध भी उसमें उससे संबंधित रहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही वित्तीय विधेयक कहलाता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। क्लियर है पॉइंट, आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, आप नोट करके लिखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है। देखिएगा, जो प्रत्येक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रत्येक धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, होता है। पॉइंट क्लियर है, यानी कि प्रत्येक धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, लेकिन
प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यानी कि प्रत्येक धन विधेयक वित्तीय विधेयक होगा, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले लाइन से लिखिएगा, नोट में ही लिखना है कि अंतिम रूप में धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निश्चय होता है। यानी कि जो मेन पावर है धन विधेयक के मामले में, वह किसके बारे में है? वह वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है, कि वह उस पर विचार करेगा, विनिश्चय करेगा कि यह धन विधेयक है कि नहीं। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? अब अगला फैक्ट समझिएगा, इसी में ही लिखना है कि जो वार्षिक वित्त विधेयक है, विधेयक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से अन्य उपबंध होते हैं। बहुत से क्या होते हैं? उपबंध। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मेन डिफरेंस यही है इसमें। किंतु ये निष्कर्ष में मिलेगा आपको, इसको आप अंडरलाइन करना है। किंतु उन्हें धन विधेयक माना जाता है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विधेयक में बहुत से अन्य उपबंध होते हैं, किंतु उसे क्या माना जाता है? उसे धन विधेयक माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये भी आपको निष्कर्ष में मिलेगा। क्योंकि इसको अंडरलाइन करके लिखना है आपको, क्योंकि बिल्कुल ध्यान समझना है, क्योंकि अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसको धन विधेयक के रूप में पृष्ठ अंकित किया जाता है, यानी कि उसको बना दिया जाता है। ठीक है, पृष्ठों के रूप में उसको अंकित कर दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? लास्ट पॉइंट नोट में लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपसे पूछे जाएंगे यहां से प्रश्न। हम बोल रहे हैं, लिखिएगा कि वित्तीय विधेयक में सामान्य, लिखिएगा वित्तीय विधेयक में सामान्य, कोमा लगाइएगा, आगे वित्तीय वर्ष के, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपको कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है, इसलिए यह फैक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय विधेयक में सामान्य, या कोमा लगा के लिखिएगा, या मत करिएगा, अगले वित्तीय वर्ष के लिए के केंद्र सरकार, क्या भैया? केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव होते हैं, के वित्तीय प्रस्ताव होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि वित्तीय विधेयक में सामान्य क्या होता है? अगले वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार द्वारा क्या होते हैं? वित्तीय प्रस्ताव होते हैं। इसे बजट, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना आपका, क्योंकि हमारे यहाँ पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, हमारे यहाँ पर किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है बजट के लिए। तो लिखिएगा, इसे बजट में पेश किए जाने के तुरंत बाद, तुरंत करिएगा, के बाद ऐसे करिएगा, परंतु बाद सदन में रखा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि क्या होता है
केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव होते हैं, इसे बजट में पेश किए जाने के तुरंत बाद सदन में पेश किया जाता है। इसमें परंतु बाद में किसमें पेश किया जाता है? सदन में पेश किया जाता है। इसमें ब्रैकेट में आप ऐसे करके लिखिएगा, इसे नीचे का दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ लिखिएगा, इसे आ रहा है, इसमें आप ब्रैकेट में ये लिखिएगा, इसे लाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अंडरलाइन करके लिखना है और ब्रैकेट में भी लिखना है, इसे लाने का विरोध, इसे लाने का विरोध नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि वित्तीय विधेयक को लाने के लिए कोई भी विरोध नहीं किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक है, ये नोट में लिखना था आपको, ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वित्तीय विधेयक में लिखना है कि वित्तीय विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है ना, और पेश करने से पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति से सहमति लेनी आवश्यक होती है। तो लिखिएगा कि वित्तीय विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, कोमा करिएगा, पेश करने से पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है। अब ये सहमति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो सहमति का प्रावधान अनुच्छेद 117(3) के तहत है। जो राष्ट्रपति से आपको क्या लेना है? परमिशन लेनी है, सहमति लेनी है, तो यह प्रावधान किसके तहत है? अनुच्छेद 117(3) के तहत है। क्लियर है पॉइंट? आइएगा अगला फैक्ट लिखिएगा इसी में ही कि वित्तीय विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? यानी कि लोकसभा तो पास कर ही दिया, लेकिन मेन रोल जो है, ज्यादा जो शक्ति प्राप्त है वह राज्यसभा को है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि वित्तीय विधेयक के तहत जो ज्यादा शक्ति दी गई है वह वास्तव में राज्यसभा को दी गई है। इसलिए हमने लिखा है कि वित्तीय विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। अगली लाइन से लिखिएगा या कोमा लगा के लिखिएगा, कोमा लगा के लिखिएगा कि राज्यसभा उसे संशोधित, इसको अंडरलाइन करना है भाई, संशोधित या नामंजूर यानी कि खारिज कर सकती है। पॉइंट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि राज्यसभा वित्तीय विधेयक को या तो नामंजूर कर सकती है अर्थात खारिज कर सकती है, या उसमें संशोधन कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? अगली लाइन से लिखिएगा, देखिएगा समझिएगा, इसको चलो लिख लो। राज्यसभा 6 माह, ये डेट आपसे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है भाई, 6 माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। अब लोकसभा में तो पेश हो चुका था, राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा इसे संशोधित भी कर सकती है और नामंजूर भी कर सकती है। अब क्या हुआ कि 6 महीने तक यह वित्तीय विधेयक राज्यसभा में ही रहा। तो राज्यसभा में जब ये रहा तो होता क्या है कि 6 माह जब पूरे हो जाते हैं तो होता क्या है, राष्ट्रपति जी द्वारा क्या बनाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बनाया जाता है। ठीक है, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो उसकी वह किसके तहत है प्रावधान, ये बताइएगा जरा, हमें कमेंट करिएगा। तो ये वास्तव में, चलो हम ही बता देते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत,
अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन, बिल्कुल ध्यान से समझना, उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो तब कौन करेगा भाई? तब उपाध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो फिर कौन करेगा? फिर राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं, पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है, तो फिर कौन करेगा? फिर वास्तव में अधिवेशन से ही क्या होगा? चुनाव होगा, किसी सदस्य को, है ना, सदन के किसी सदस्य को चुना जाएगा और वो क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिएगा, अगर लिख लीजिएगा रोकती है तो 108 अनुच्छेद के तहत क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यहां पर आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, नोट करके, कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इसको अंडरलाइन करना है, दो वित्तीय विधेयक को धन विधेयक, इंपोर्टेंट फैक्टर पूछा जाएगा, दो विधेयक ऐसे हैं जिनको वह धन विधेयक का प्रमाण नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना? तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है भैया? दो ऐसे क्या हैं? वित्तीय विधेयक हैं जिनको वह धन विधेयक प्रमाणित नहीं कर सकता है। तो वे दो विधेयक कौन कौन से हैं उनको आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट करके लिखिएगा कि ऐसा वित्तीय विधेयक, ऐसा वित्तीय विधेयक जिनमें अनुच्छेद 110 में दिए गए विषयों के बारे में उपबंध के साथ साथ कुछ अन्य विषय या विषयों के बारे में भी उपबंध किया गया है। पॉइंट क्लियर है? तो वो क्या बन जाएगा? वित्तीय विधेयक बन जाएगा ना भाई, वो तो वित्तीय विधेयक बन जाएगा। अगर धन से संबंधित और भी उसके साथ में कुछ उपबंध दिए गए हैं उस विषय के बारे में, तो वह वित्तीय विधेयक बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो धन विधेयक कहां से रहा? पॉइंट क्लियर है? इससे पहले हमने आपको बता ही दिया है। तो ये प्रावधान किसके तहत है? ये प्रावधान अनुच्छेद 117 एक के तहत, अनुच्छेद 117 एक के तहत ये प्रावधान किया गया है। अब दूसरा क्या है? दूसरा भी लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है कि ऐसा वित्तीय विधेयक जो भारत की संचित निधि में व्यय का उपबंध कराता है, तो वह भी धन विधेयक नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहां पर वास्तव में देखिए, बिल्कुल ध्यान समझना है इस शब्द को भी। ऐसा वित्तीय विधेयक जो क्या होगा? भारत की संचित निधि, सबसे बड़ी निधि है, में व्यय करने का उपबंध, यानी कि खर्च की बात हो रही है। और यह प्रावधान किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 117(3) के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो वह धन विधेयक नहीं होगा, वह क्या होगा? वित्तीय विधेयक होगा। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा संविधान संशोधन विधेयक। हेडिंग बना लीजिएगा संविधान संशोधन विधेयक। किसमें है भाई संविधान संशोधन विधेयक?
भाग 20 में है, हेडिंग डालेगा अनुच्छेद, सॉरी हेडिंग बनाइएगा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा ये किसमें है, वास्तव में संविधान के भाग 20 में है। किसमें है, भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद के तहत है, अकेला ही है, अनुच्छेद 368 के तहत। क्लियर है पॉइंट। अब इसमें पहला फैक्ट आप लिखिएगा कि संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। विधेयक को पूरा लिख लो, विधेयक दोनों सदनों द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत विधेयक दोनों सदन द्वारा लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसी में ही आप लिखिएगा कि साधारण तथा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। यानी कि दोनों सदनों में साधारण या तथा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अगला फैक्ट लिखिएगा इसी में ही कि दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। समान शक्तियां क्या है, प्राप्त है। अब यहां पर अगली लाइन से लिखिएगा कि अनुच्छेद 368(2) में क्या कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, पूछा जाएगा। लिखिएगा इसमें कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम, इसको अंडरलाइन करना है, कम से कम, इसको अंडरलाइन करना है, हम रेड पेन से लिख देते हैं, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन, एक मिनट होल्ड करिएगा, लाइट भाग गई है। हाँ, तो विधानमंडलों के अनुमोदन, ठीक है, द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। यानी कि जो संविधान संशोधन है उसी के तहत अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये निष्कर्ष पर पूछा जाएगा, कम से कम आधे राज्यों के, जो भी भारत में आधे राज्य हैं, है ना, क्लियर है पॉइंट, तो विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। अगली लाइन से लिखिएगा इसमें ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। अब इसी में ही लिखिएगा, कैसे लिखना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब ये वास्तव में बाध्य क्यों हो गया है, पहले तो आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ये कब हुआ बाध्यता का प्रावधान, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति क्या हो गया, अनुमति देने के लिए बाध्यता हो गई है। क्यों, क्योंकि पहले ही सूचित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक विधेयक तैयार किया है। तो जब पहले ही अनुमति
किनसे? राष्ट्रपति जी से ले ली है, उनको सूचना दे दी गई है, तो अब राष्ट्रपति जी क्या हो गए हैं? बाध्य हो गए हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। यानी कि जब दोबारा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति जी के पास में पहुंचता है तो वह बाध्य हो गए हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि उनको पहले ही सूचित कर दिया गया था। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलेगा, आ रही है बात समझ में? अब कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है ना, साधारण विधेयक में यानी कि जो सामान्य विधेयक होते हैं उनमें और धन विधेयक में। तो हेडिंग बना लीजिएगा अंतर, है ना। एक और लिख लीजिएगा आप, एक और लिखिएगा सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक, और एक और लिख लीजिएगा आप धन विधेयक, एक और लिख लीजिएगा धन विधेयक। तो अब पहला पॉइंट लिखिएगा, सामान्य विधेयक में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आपको पूरा लिखना है, हम शॉर्ट लिख रहे हैं लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान आएगा? पहला पॉइंट भाई इसमें यह आएगा कि केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि पेश करने से पहले धन विधेयक में क्या होगा कि इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि दोनों सदनों को समान अधिकार है, समान अधिकार, यानी कि जो सामान्य विधेयक होता है उसमें दोनों सदनों को, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, दोनों को समान अधिकार है। लेकिन यहां पर लिखिएगा कि लोकसभा को अधिक अधिकार है, यानी कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि साधारण विधेयक में संविधान, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, सामान्य विधेयक में या साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। यहां पर लिखिएगा कि धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिविरोध हो जाता है, यानी कि उनकी विचारधारा आपस में नहीं मिलती है, तो तब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। जबकि धन विधेयक में क्या होगा? धन विधेयक में लिखिएगा कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? छठा पॉइंट लिखिएगा कि संसद के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, जबकि यहां पर छठा पॉइंट लिखिएगा कि केवल सरकार द्वारा लाया जा सकता है, केवल सरकार द्वारा, अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा, अर्थात मंत्री परिषद द्वारा,
पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है? ऐसे भी दे सकता है आपको, सरकार के स्थान पर मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग कर सकता है या मंत्री मंडल शब्द का प्रयोग कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा केवल मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद या सरकार द्वारा लाया जा सकता है। 7वां पॉइंट लिखिएगा कि राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। जबकि धन विधेयक में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप अगला पॉइंट लिखिएगा, 8वां पॉइंट ये लिखिएगा कि दूसरे सदन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरे सदन में भेजने के पूर्व यानी भेजने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष का या के करेगा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यहां पर लिखिएगा, देखिएगा मेन डिफरेंस अभी समझ में आएगा कि दूसरे सदन में भेजने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखिएगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि 8वां पॉइंट लिखिएगा कि दूसरे सदन में भेजने से या भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना होता है कि यह धन विधेयक है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब अगली लाइन से लिखिएगा कि अगर धन विधेयक, साधारण विधेयक को रोक लिया गया है तो इसमें आप लिखिएगा कि 6 माह के बाद संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जबकि यहां पर क्या प्रावधान है, यहां पर 14 दिन राज्यसभा करिएगा, पूरा करिएगा कि राज्यसभा 14 दिन तक रोकने के बाद क्या होता है, के बाद भी संयुक्त अधिवेशन, जो हम बोल रहे हैं आप ऐसे लिखिएगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, राज्यसभा में उसको पारित समझा जाता है। राज्यसभा में पारित समझा जाता है। इस पॉइंट को पूरा करिएगा। हम बोल रहे हैं राज्यसभा जब 14 दिन तक इसको रोक लेता है तो यहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है और यह समझा जाता है कि राज्यसभा ने क्या कर दिया है, इसको पारित कर दिया है, अर्थात वह विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। हेडिंग बना लीजिएगा आप। कभी कभी आपसे, कभी नहीं बहुत बार पूछा गया है कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर। हेडिंग बना लीजिएगा धन विधेयक और यहां पर हेडिंग बना लीजिएगा वित्तीय विधेयक। यहां पर हेडिंग बनाइएगा वित्तीय विधेयक। दोनों में अंतर क्या है देखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा कि धन विधेयक, पूरा लिखना है आपको, पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में वर्णित है। जैसा हम बोल रहे हैं ऐसे लिखना है, में वर्णित है। इसमें लिखिएगा आप पहला पॉइंट कि वित्तीय विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में वर्णित है। यहां पर दूसरा पॉइंट लिखिएगा
कि धन विधेयक के विषय अनुच्छेद 110 में वर्णित है। यहां पर लिखिएगा कि अनुच्छेद 110 में कुछ अन्य विषय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अन्य विषय भी दिए गए हैं, तभी तो वह वित्तीय विधेयक बनेगा। यानी कि धन विधेयक के साथ साथ वह वित्तीय विधेयक कब बनता है, जब उसके साथ में कुछ अन्य उससे संबंधित उपपद भी होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट ये लिखना है कि धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्तीय, कोमा लगाना है, ऐसे कोमा रहने दो, वित्तीय विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है। यहां पर लिखिएगा तीसरा पॉइंट आप कि वित्तीय विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है। अतः प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि राज्य सभा द्वारा पारित नहीं होता है या नहीं किया जाता है। यहां पर लिखिएगा आप चौथा पॉइंट कि राज्यसभा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको ऐसे करके लिखिएगा कि अनुच्छेद 117(3) के अधीन आने वाले वित्तीय विधेयक को छोड़कर अन्य वित्तीय विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। एक और पॉइंट रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, अब बता रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट रह गए हैं, रुकिएगा। देखिएगा, चौथा हो गया है, 5वां पॉइंट लिखिएगा आप कि राज्यसभा में सिफारिश सहित या रहित, दोनों को अंडरलाइन करना है, सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है कि वित्तीय विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलेगा, एक और फैक्ट है, वो भी लिख लीजिएगा कि इसमें संयुक्त बैठक अर्थात संयुक्त अधिवेशन नहीं होती। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन कराया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन यानी कि बैठक कराई जा सकती है। लास्ट पॉइंट रह गया है, देखिएगा, समझिएगा कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है और अनुमति देने के लिए क्या है भैया, बाध्य है। अनुमति देने के लिए बाध्य है।
इसमें लिखिएगा आप कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वित्तीय विधेयक को। ठीक है, तो ये आपके सारा का सारा आज चारों हमने विधेयक पढ़ लिया है। सामान्य विधेयक हमने पढ़ लिया है, वित्तीय विधेयक हमने पढ़ लिया है, धन विधेयक हमने पढ़ लिया है और संविधान संशोधन विधेयक हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।